नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राघव वर्मा और बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे अपने चैनल राग क्लासेस में। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th का जो फर्स्ट चैप्टर है जियोग्राफी का, संसाधन एवं विकास। मैं उस सारे चैप्टर को आपको नोट्स के थ्रू अच्छे से कवर करा दूंगी। तो आपका ये मैटर नहीं करता है कि आप किस पब्लिकेशन का बुक पढ़ रहे हो, चाहे वो भारती भवन हो या एनसीईआरटी का बुक हो या फिर आपका बीटीबीसी का जो बुक होता है वो हो। देखो, जो भी बुक होता है भले ही पब्लिकेशन अलग अलग होता है, लेकिन जो भी टॉपिक को आपको पढ़ना होता है ना, वो बिल्कुल सेम ही होता है। तो इसलिए हम क्या करेंगे ना, डायरेक्ट नोट्स को देखेंगे। हम तो डायरेक्ट अगर नोट ये पॉइंट से देखने लगे, टॉपिक से देखने लगे, तो चाहे वो किसी भी बुक से कोई भी क्वेश्चन हो, हमें क्या होगा, अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो देखिए, हम स्टार्ट करें इससे पहले हम थोड़ा अलग तरीके से पढ़ते हैं। अब देखो कि ये जो सारा चैप्टर है, होल चैप्टर में से आपका कौन कौन सा ऐसा टॉपिक बनता है जहाँ से क्वेश्चन लिए जाते हैं। तो आप देखो, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि सबसे पहले संसाधन है ना। एक मिनट, मैं यहाँ पे ब्रश यूज़ कर लेती हूँ, है ना। संसाधन, तो आप देखो कि संसाधन हमें समझ जाना चाहिए कि संसाधन क्या है। फिर संसाधन का वर्गीकरण, मतलब आप अगर किसी चीज़ को समझ जाओगे तो फिर हम उसके भागों को बांट देते हैं, डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पे वर्गीकरण होगा। फिर है उत्पत्ति, फिर उसके वर्गीकरण किस आधार पे करेंगे वो हमें पढ़ना है, तो ये सब उसके आधार हो जाएंगे। फिर हमें पढ़ेंगे, क्या हमें पढ़ना है कि संसाधन का विकास, मतलब कि हम उसका विकास कैसे करें। आपका चैप्टर का नाम ही है संसाधन एवं विकास। तो क्या करना है कि हमें किस तरह संसाधन का हम विकास करेंगे वो पढ़ लेंगे। फिर संसाधन नियोजन पढ़ेंगे, भू संसाधन। आप ये सब देखो, हम जल्दी जल्दी क्लियर करते हैं कौन कौन सा टॉपिक आपको पढ़ना है। भू संसाधन, भारत में भू संसाधन, भारत में भू उपयोग प्रारूप, भूमि निम्नीकरण और संरक्षण संरक्षण, ठीक है। जैसे भूमि निम्नीकरण मतलब होता है कि भूमि का ह्रास, और संरक्षण मतलब फिर उसका ह्रास हो रहा है, इसलिए हमें क्या करना चाहिए, उसे बचाना चाहिए। मृदा संसाधन एक्सेट्रा एक्सेट्रा, मतलब क्या है, ये सब टॉपिक है। तो अब हम डायरेक्ट टॉपिक पे अगर आए तो सबसे पहले हमारा क्या टॉपिक था कि संसाधन। संसाधन क्या है, तो देखो, अगर मैं बिल्कुल आसान शब्दों में बताऊं तो कोई भी वस्तु जो क्या करे, हमारी आवश्यकता को पूरा करे, यानी हमारे लिए हेल्पफुल हो, तो हम क्या कहेंगे कि वो संसाधन है। जैसे अगर मैं पेन यूज़ करती हूँ, बॉटल यूज़ करती हूँ, मेरे घर में फ़ैन यूज़ हो रहा है, ठीक है, लाइट यूज़ हो रहा है, तो ये सारा क्या है, मेरे लिए संसाधन है। तो वही बात है। आप देखो, हमारे पर्यावरण में उपलब्ध प्रत्येक वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने में उपयोग की जाती है, जिनको बनाने के लिए तकनीक उपलब्ध है, जो आर्थिक रूप से संभाव्य और सांस्कृतिक रूप से मान्य है, यह संसाधन कहलाता है। देखो, अगर आप इस तरह से आंसर लिखोगे ना, तो आप देखो एग्जामिनर एक भी नंबर आपका कम नहीं करेंगे, क्योंकि ये क्या है, बिल्कुल उन्हें सेटिस्फाइड कर देने वाला आंसर है। तो देखो, अब मैं इसे समझा देती हूँ एक बार कि देखो, कोई भी ऐसी वस्तु जो क्या करे, हमारी आवश्यकताओं को पूरा करे, ठीक है, और जिसको बनाने के लिए तकनीक उपलब्ध हो हमारे पास। मतलब देखो, जैसे क्या होता है कि हमें पेन चाहिए होता है, ठीक है, ये मेरे लिए संसाधन है। तो आप देखो, उसके बनाने की मशीन भी है हमारे पास, तो वो क्या कहलाएगा, एक संसाधन कहलाएगा। फिर जो आर्थिक रूप से संभाव्य हो, मतलब क्या है, जिसका आर्थिक स्थिति भी अच्छा हो, मतलब क्या हो कि उससे हम लाभ ले सकते हैं। मतलब देखो, जिसके पास पेन का फैक्ट्री होगा, उसके लिए वो क्या है कि उसको पैसा भी दे रहा है उस चीज़ से, तो उसको आर्थिक वृद्धि भी हो रही है इस तरह से। फिर सांस्कृतिक रूप से मान्य हो, और पेन क्या है कि जरूरी है हमारे लिए, लिखने के लिए, स्टूडेंट के लिए, बच्चों के लिए, टीचर के लिए। तो ये देखो कि ये क्या है, हमारे लिए जरूरी भी है, ठीक है, इसकी तकनीक भी उपलब्ध है, ये क्या है, आर्थिक रूप से संभाव्य भी है, और ये सांस्कृतिक रूप से मान्य भी है। तो हम क्या कहलाएंगे कि ये एक संसाधन है। तो क्लियर हो गया, मैंने आपको पेन का एग्जाम्पल दिया, हम कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं जो क्या हो, हमारी जो ज़रूरत है उसे पूरा करे। तो ये हो गया हमारा संसाधन। फिर आप देखो, संसाधन का वर्गीकरण। देखिए, अगर आपको चैप्टर बोरिंग लग रहा है ना, तो ये देखो आपकी गलत फहमी है, क्योंकि अगर मैं इस तरह से अच्छे से अगर आपको डिफाइन करके बता दूँ ना, तो फिर आई प्रॉमिस यू कि आपको क्या करना होगा ना, अलग से क्वेश्चन आंसर नहीं पढ़ने की ज़रूरत पड़ेगी, आपको डायरेक्ट अच्छे से समझ में आएगा।
तो इसलिए हम क्या करेंगे कि थोड़ा लंबा, अगर 5-10 मिनट एक्स्ट्रा हो गया तो वैसे भी आपको भी कोई काम है नहीं, पढ़ना ही है, तो क्या करो कि वो माइंड नहीं करो कि वीडियो कितना लंबा है, आप कितना सीख रहे हो मेरे कहने से, ये मायने रखता है। तो क्या करो, आप समझो मेरी बातों को। आप देखो संसाधन का वर्गीकरण। अब क्या है कि कोई चीज़ों को हम बांटते हैं, जैसे आप क्या हो, स्टूडेंट हो, तो हम आपको बहुत आधार पर डिफाइन कर सकते हैं। जैसे आपकी स्कूल के आधार पर आप वहाँ पे विद्यार्थी कहलाओगे, अगर आपको फैमिली के थ्रू देखा जाए तो आप उस फैमिली के वंशज कहलाओगे, अपने मम्मी पापा के संतान कहलाओगे। तो क्या है कि किसी भी जो चीज़ है ना, उसका पहचान अलग अलग आधार पे किया जाता है। तो आप देखो कि संसाधन को क्या करते हैं, बहुत आधार में बांट रहे हैं, बहुत वर्गीकरण कर रहे हैं इसका। जैसे अगर हम उत्पत्ति के आधार पर इसका बंटवारा करें, आप देखो ये जो छोटे छोटे वर्ड होते हैं, जैसे उत्पत्ति के आधार पर, तो देखो नाम से ही समझ में आ गया, उत्पत्ति मतलब क्या होता है कि जिससे वो विकास करता है ना, उत्पन्न होता है। तो ऐसे में हम दो भागों में बांट सकते हैं। पहला क्या है, जैव संसाधन, और दूसरा अजैव संसाधन। मतलब देखो जैव मतलब क्या है, सिंपल सा कि जो लिविंग थिंग्स हो, यानी सजीव प्राणी हो, वो आ जाएगा जैव संसाधन में, और जो निर्जीव है वो क्या हो जाएगा, अजैव संसाधन हो जाएगा। फिर है कि समाप्ति के आधार पर, मतलब क्या है कि कई संसाधन ऐसे होते हैं ना जो समाप्त हो जाते हैं। मतलब आप सोचो कि आप अगर लेस खरीद के ला रहे हो पैकेट में, तो वो ऐसा थोड़ी कि आप खाते जाओगे और वो पैकेट में वापस आते जाएगा, ऐसा तो नहीं है। वो क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। लेकिन वहीं आप सनलाइट में बैठ जाओ, ऐसा थोड़ी कि आप 2 घंटे अगर सनलाइट ले लो तो सन का लाइट क्या होगा, खत्म हो जाएगा, ऐसा है? तो बिल्कुल नहीं है। तो यही बात ही क्या होता है ना कि उसकी समाप्ति के आधार पर भी हम इसे बांट सकते हैं। जैसे क्या है, नवीकरणीय संसाधन और अनवीकरणीय संसाधन। देखो नवीकरणीय संसाधन में ऐसे संसाधन को कहेंगे जिसका क्या कर सके, हम फिर से उसको नया बना पाए। जैसे सनलाइट हो गया, सनलाइट आप देखो कि एक दिन सूरज निकला, अब ऐसा थोड़ी कि उसके बाद अब कभी नहीं निकलेगा, हमेशा अंधेरा रहेगा, ऐसा तो नहीं है। कल होके फिर सूरज निकलेगा और उसी रोशनी के साथ निकलेगा। तो उसकी जो शक्ति है ना, वो कभी समाप्त नहीं होने वाली है। जो जल है वो कभी समाप्त नहीं होता है। आप देखो उसका जो फॉर्म होता है वो भले ही चेंज होता है, मतलब वो बारिश बन के पृथ्वी पे आएगा, फिर वापस क्या कर जाएगा, बादल बन जाएगा, फिर भाप बनने का, मतलब उसका जो स्टेट होता है वो भले ही अलग अलग होता है, लेकिन वो जो उसका रूप है ना, वो बिल्कुल वाटर ही है और वो उतना ही है। तो देखो कि ये क्या करती है अपने में, मतलब इसका नया नवीकरणीय ये संसाधन है, मतलब इसका नया नया रूप आते रहता है। तो ये हो गया आपका नवीकरणीय संसाधन। फिर हम बात करते हैं अनवीकरणीय संसाधन की। अनवीकरणीय मतलब क्या करें, जिससे हम वापस से ना बना पाए। जैसे कोयला, आप एक बार अगर कोयले को जला दो तो ऐसा थोड़ी कि आप वापस से कोयला बना लोगे, ऐसा नहीं है। लेकिन आप क्या करो, एक बार जो वाटर होता है उसको आइस में कन्वर्ट कर दो, उसको बर्फ बना दो, तो वो वापस से क्या होगा कि पानी बन सकता है। लेकिन अगर कोयला जल गया तो वापस से फिर कोयला तो नहीं बन जाएगा। तो ये हो गया अनवीकरणीय संसाधन। फिर देखो स्वामित्व के आधार पर। स्वामित्व मतलब क्या होता है, अधिकार। मतलब मैं कहती हूँ ना कि ये क्या है, ये जो घर है ये मेरा स्वामित्व है इस पर। मतलब क्या है, ये मेरा घर है, मेरा अधिकार है। ये मेरा फ़ोन है तो ये क्या है, मेरा अधिकार है इस फ़ोन पर। तो ये बात है। तो इसके आधार पर भी हम क्या करते हैं, 4 भागों में बांटते हैं। पहला है व्यक्तिगत संसाधन। व्यक्तिगत मतलब जो किसी खास व्यक्ति का होता है। जैसे मेरा फ़ोन, ये पर्सनल मेरा है। जो मेरा कॉपी होगा, जो मेरा पेन होगा, वो क्या है, पर्सनल सिर्फ और सिर्फ मेरा है। तो ये हो जाएगा व्यक्तिगत संसाधन। या फिर सामुदायिक स्वामित्व वाले संसाधन। सामुदायिक होगा मतलब जो किसी एक खास समुदाय का होगा। जैसे आप देख लो मंदिर होता है, तो ये क्या है, किसी खास संप्रदाय का होता है। हिंदू धर्म का मंदिर हो गया, जो मुस्लिम धर्म है उनका मस्जिद हो गया। तो ये क्या होता है, खास एक समूह का होता है। कुआं हो गया, ये सब एग्जाम्पल में हो जाएगा। फिर है राष्ट्रीय संसाधन। मतलब ऐसे संसाधन जो क्या हो, पूरे राष्ट्र के हो। ठीक है, जैसे ताजमहल, ये क्या है, भारत का संसाधन है, तो ये पूरे राष्ट्र का संसाधन है। फिर अंतर्राष्ट्रीय संसाधन आता है, यहाँ पे आपका नहीं लिखा गया है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय संसाधन भी होता है। जैसे अंतरिक्ष हो गया, ये सिर्फ अमेरिका का या चाइना का या भारत का तो नहीं है, ये क्या है, होल, मतलब पूरा जो पृथ्वी है ना, सारे का है। तो ये ऐसे संसाधन हम क्या कहेंगे, अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। जैसे समुद्र हो जाते हैं, ये भी अंतर्राष्ट्रीय संसाधन है। तो ये आपका क्लियर हो गया। फिर अब देखो विकास के स्तर के आधार पर भी हम क्या करते हैं, इसे 4 भागों में बांटते हैं। विकास मतलब जिस तरह वो क्या करता है, विकास करता है। जैसे आप देखो संभावी संसाधन, मतलब क्या हो, जिसका भविष्य में होने की संभावना हो, ये हो जाएगा संभावी संसाधन। फिर है विकसित संसाधन।
ऐसा संसाधन क्या है जो विकसित हो। जैसे आप देखो संभावित संसाधन में हो सकता है भविष्य में हम केमिकल रिएक्शन करवा के क्या कर सके कि पानी बना पाए, लेकिन आप देखो ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का भी क्रिया करवाना ये सब बहुत लंबा प्रोसेस हो जाता है। तो हमें पता है लेकिन हम क्या कर रहे हैं, वर्तमान में इसका यूज नहीं कर रहे हैं। तो ये संभावित संसाधन हो जाएगा। जैसे भविष्य में क्या है कि ये इसकी आशंका है हमारे पास। फिर है विकसित संसाधन, जैसे आप देख लो अभी कोयले के यूज हो रहा है, पेट्रोलियम का यूज हो रहा है, ठीक है, सनलाइट का यूज हो रहा है। तो ये सब ऐसे संसाधन जिसका हम क्या कर रहे हैं, वर्तमान में यूज कर रहे हैं। फिर है भंडार संसाधन, मतलब क्या है कि उसका हम देखो पूरा चेक कर लिए हैं, वो यहाँ पे है, उसकी मात्रा उपलब्धता पूरा डिटेल हमें पता है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, उसे यूज नहीं कर रहे हैं। जैसे आपकी मम्मी क्या करती होगी ना, अपने किचन में एक स्टोर वाला सामान रखती है, मतलब क्या है कि वो उनके पास रहता है, उन्हें पता है, लेकिन वो खर्च नहीं करती है ना। तो ऐसे संसाधन क्या कहलाएंगे, भंडार संसाधन कहलाएंगे, जो क्या होते हैं हमारे पास होते हैं, लेकिन फिलहाल हम इसका यूज नहीं कर रहे हैं। फिर है संचित कोष संसाधन, मतलब ये क्या होता है कि जैसे बचा के रखने वाला, जैसे ये भी उसी तरह का है। मतलब ये जो भंडारित संसाधन और संचित कोष संसाधन है ना, ये आपस में रिलेट करते हैं। मतलब क्या है, ये दोनों हमें पता होता है। एक क्या होता है कि हमें पता होता है, हम सारा डिटेल निकाल के फिर उसको रखते हैं, और एक ऐसा है जिसमें संचित कोष मतलब क्या होता है कि मतलब हमें पता है लेकिन हम अभी उसका उतना डिटेल निकाले नहीं है। जैसे मान लो कि अगर मुझे क्या करना हो सकता है भविष्य में मुझे दूसरा सब्जेक्ट कुछ पढ़ना हो, ठीक है, साइकोलॉजी पढ़ना हो, तो ठीक है मैं बुक लेके रख ली हूँ, लेकिन इन फ्यूचर मतलब अभी मेरा फिक्स नहीं है कि मैं वो पढ़ूंगी। तो ये इस तरह का क्या हो जाएगा कि संचित कोष संसाधन, मतलब हो सकता है कि मैं इसका यूज करूँ, मे बी नॉट, ठीक है। तो ये हो गया। फिर आप देखो उत्पत्ति के आधार पर जो मैंने आपको बताया जैव संसाधन, मैंने आपको पहले ही बता दिया, यहाँ पे एक बार हम पढ़ लेते, बस समझा तो मैंने पहले ही दिया है। जिन संसाधनों की प्राप्ति जीव मंडल में होती है, यानी जैव मंडल में, जिसमें जीवन व्याप्त है, मतलब क्या है जो जीवित है, जैव संसाधन कहलाते। एग्जाम्पल में हो जाएगा मनुष्य हो गए, पेड़ पौधे, ठीक है, प्राणी जो हो गए, ठीक है, मत्स्य जीवन, पशुधन, ये सारे जो भी देखो नॉन लिविंग थिंग्स, नहीं सॉरी जैव संसाधन है ना, जो भी लिविंग थिंग्स है, मतलब जो भी सजीव है वो जैव संसाधन हो जाएंगे। फिर है अजैव संसाधन, मतलब ऐसे संसाधन जो क्या हो, निर्जीव हो, जैसे चट्टान हो गए, धातु हो गया, मेरा पेन हो गया, बॉटल हो गया, ये सब ये अजैव संसाधन है, मतलब वो जीवित थोड़ी है। फिर हम क्या पढ़े थे, समाप्ति के आधार पर। आप देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि नवीकरणीय संसाधन, जो क्या हो जिसका हम भौतिक, रासायनिक या यांत्रिक प्रक्रियाओं द्वारा पुनः उत्पन्न किया जा सकता है, वो नवीकरणीय संसाधन हो जाएगा। जैसे जल, ठीक है, जल का पुनः निर्माण कर सकते हैं। जो वन हो गए, आप देखो वन क्या होता है, कट जाता है, ठीक है, पेड़ कट गया, वापस से हम उसको फिर से लगा सकते हैं, तो ये हमारे पास ऑप्शन होता है। तो ऐसे संसाधन क्या कहलाएंगे, नवीकरणीय संसाधन। फिर अनवीकरणीय संसाधन, यानी वे संसाधन जो एक बार प्रयोग करने के बाद खत्म हो जाते हैं। मतलब एक बार मैंने कोल्ड ड्रिंक लाया, पी लिया, खत्म हो गया, अब मैं उसे कहाँ से लाऊंगी, बस खत्म हो गया, एक बार यूज करते ही खत्म हो गया, वो हो जाएगा अनवीकरणीय संसाधन। इन संसाधनों को बनने में लाखों वर्ष लग जाते हैं। ये तो मैंने एग्जांपल दिया कि कोल्ड ड्रिंक पी लिया, खत्म हो गया। जैसे आप देखो कोयला हो गया, ये आ जाएगा अनवीकरणीय संसाधन में। आप देखो कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया, ये सब कोई 1 2 या 2 तो 300 साल में नहीं बनता, इसे बनने में हजारों लाखों वर्ष तक लग जाते हैं। तो ये सब हो गया अनवीकरणीय। आप देखो इसको बनने में कितना लंबा प्रोसेस है और हम खत्म कितने जल्दी कर देते हैं, ठीक है। तो ये आप समझ में आ गया आपको। अब देखो स्वामित्व के आधार पर, मतलब क्या है कि संपत्ति के आधार पर, तो ये व्यक्तिगत संसाधन जो क्या हो किसी निजी व्यक्ति के हाथ में हो, जैसे भूखंड हो गया, घर हो गया, जैसे मेरा घर मेरे पापा के नाम पे है, तो वो क्या है, इनका खुद का निजी संसाधन है। वो घर पे मेरा पड़ोसी तो नहीं आ जाएगा अधिकार करने, तो ये मेरे पापा के अंडर में है, ठीक है। फिर आप देखो कि जिसका मालिक निजी व्यक्ति होता है। फिर सामुदायिक संसाधन, जो क्या हो कि सभी समुदाय के लिए उपलब्ध होता है। जैसे सार्वजनिक पार्क, आप देखो जो सार्वजनिक पार्क होता है उसमें कोई ऐसा थोड़ी कि सिर्फ यही लोग जा सकते हैं, अदर पर्सन नहीं जा सकते हैं, तो वो सबके लिए होता है, ठीक है। पिकनिक स्थल हो गया, खेल के मैदान हो गए, ये सारे क्या होते हैं, पूरे समुदाय के लिए होते हैं। तो ये आप क्या करना, यहाँ से नोट भी करते जाना, सिर्फ देखने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि आप देख लो एग्जाम में मात्र
6 महीने बचे हैं, है ना। और आपके पास जो बुक है ना वो बहुत ज़्यादा है, और 10th में आपको बहुत डीपली पढ़ाई करनी होती है अगर आपको अच्छे मार्क्स चाहिए तो। और मुझे पूरा विश्वास है कि अगर आप ऐसे पढ़ रहे हो ना तो आप ज़रूरी अच्छा मार्क्स ला पाओगे। तो अगर कोशिश करिएगा तो अच्छा नंबर आएगा। इसलिए क्या करिए, कोशिश करते रहिए, और जो भी डाउट हो आप हमसे कमेंट करके, जो भी हेल्प आप चाहते हो आप हमें कमेंट करो, और हम आपको स्पेशल हेल्प भी दे सकते हैं। ठीक है। आप देखो, राष्ट्रीय संसाधन मतलब ऐसे संसाधन जो राष्ट्र के होते हैं, और तकनीकी तौर पर सभी संसाधन राष्ट्र के होते हैं। ठीक है। फिर देखो, अंतर्राष्ट्रीय संसाधन मैंने बताया था कि देखो जो समुद्री रेखा होती, समुद्री जो जगह होती है ना, ये ऑब्जेक्टिव में आता है कि 200 किलोमीटर की दूरी को हम क्या कहते हैं, अपमार्जक क्षेत्र कहते हैं। और ये जो होते हैं ना खुले महासागरीय संसाधनों पर अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहा जाता है। और आपको पता होगा कि हर 200 किलोमीटर के बाद जो समुद्री सतह होती है ना वो दूसरे देश के अधिकार पे चली जाती है। मतलब देखो कि जैसे, एक मिनट, जैसे यहाँ पे समुद्र है, ठीक है, तो अगर यहाँ पे 200 पूरा हो गया ना तो इतना इंडिया के पास रहेगा, लेकिन 200 पूरा हो गया तो ये जो आएगा ना ये वापस यहाँ पे जो भी देश है, ठीक है, जो पाकिस्तान है, चाइना है, जो भी हो वो उनके क्षेत्र में आएगा। मतलब हर 200 किलोमीटर पे ये चेंज हो जाता है। तो ये ऑब्जेक्टिव में आता है आपके। फिर देखो, विकास के आधार पर, विकास के आधार पर हमने संभावित संसाधन पढ़ाया था। देखो, वैसे संसाधन जो किसी प्रदेश में विद्यमान होते हैं, जो किसी प्रदेश में विद्यमान होते हैं परंतु इनका उपयोग नहीं किया जाता। मतलब हमें पता तो है कि ये है लेकिन हम इसका फिलहाल यूज नहीं कर रहे। जैसे आप देख लो भारत का पश्चिमी भाग, ठीक है, हम क्या करते हैं कि आप देखो भारत की अगर आप स्थिति को देखोगे ना तो पश्चिमी जो क्षेत्र है उसका विकास उतना ज़्यादा नहीं हुआ है। राजस्थान, गुजरात में जो, फिर ठीक है, ये हो गया। फिर आप देखो, ये एक एग्जाम्पल है कि जो पश्चिमी भाग है इसका क्या कर रहे हैं कि ये एक तरह का संभावित संसाधन है। मे बी भविष्य में हम क्या करें, इसका यूज ले, लेकिन फिलहाल हम इसका यूज नहीं ले रहे हैं। फिर देखो, आप राजस्थान और गुजरात में क्या है, पवन और सौर ऊर्जा संसाधनों का अपार संभावना है। जैसे आपको पता होगा कि राजस्थान क्या है, बहुत गर्म प्रदेश है, ठीक है, गुजरात, तो यहाँ पे क्या होती है कि जो हवाएं चलती है वो भी बहुत तेज होती है, बहुत गर्म होती है। और यहाँ इसलिए क्या कर सकते हैं, और यहाँ गर्मी भी बहुत होती है, तो सौर ऊर्जा, तो हम क्या कर सकते हैं, इन दोनों से बिजली उत्पादन कर सकते हैं। लेकिन हम क्या कर रहे हैं कि फिलहाल नहीं कर रहे हैं, तो भविष्य में क्या है, इसकी आशंका है और अपार संभावना है, मतलब पूरा चांस है कि भविष्य में होगा। तो ये हो गए संभावित संसाधन। फिर देखो, विकसित संसाधन मतलब वैसे संसाधन जिनका सर्वेक्षण किया जा चुका है और जिनके उपयोग की गुणवत्ता और मात्रा निर्धारित की जा चुकी है, विकसित संसाधन कहलाते हैं। मतलब क्या है भाई, जो विकसित है, जिसका हम यूज कर रहे हैं, जिसकी गुणवत्ता, ठीक है, और जो भी मात्रा एट ऑल क्या है, मतलब सारा हम समझ रहे हैं, जान रहे हैं, वो हो जाएगा विकसित संसाधन। फिर है भंडार। आप देखो, भंडार संसाधन मतलब संसाधन जिनका सर्वेक्षण किया जा चुका है परंतु प्रौद्योगिकी के अभाव में इनका उपयोग नहीं किया जा सकता है। ठीक है, जैसे आप देखो, मैंने आपको तभी एग्जांपल दिया कि जल क्या है, कि हम जल का निर्माण कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन आप देखो ये बहुत लंबा प्रोसेस हो जाएगा। हमें पता होता है जल का फॉर्मूला क्या होता है, H2O, ठीक है, तो अगर हम क्या करें, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में अभिक्रिया करा दे तो हम जल का निर्माण कर लेंगे। लेकिन आप देखो कि इसमें क्या होगा ना कि दो ज्वलनशील गैस हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का यौगिक है जिसके ऊर्जा के मुख्य स्रोत के रूप में उपयोग किया जा सकता है। लेकिन क्या है कि हमारे पास तकनीकी ज्ञान का अभाव है, मतलब इतना ज़्यादा तो साइंस डेवलप नहीं है कि हम क्या करें भारी मात्रा में, ठीक है, ये पॉसिबल है कि हम क्या करें, थोड़ा सा आपको दिखाने के लिए लैब में ये प्रैक्टिकल करवा लें कि हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से पानी बना रहे हैं। लेकिन आप देखो कि अगर हमें चाहिए होगी हमारे यूज़ के लिए तो हम देखो मैक्सिमम अगर कम भी यूज़ करते हैं ना तो 100, 150, 200 लीटर से कम आप नहीं यूज़ कर पाओगे वाटर। तो ऐसे में एक दिन की अगर इतना ज़्यादा हमें चाहिए तो आप सोचो कि इसे बनाने में कितना ज़्यादा मेहनत लगेगा, कितनी ज़्यादा तकनीक लगेगी। तो इसका क्या है, अभी अभाव है, इसलिए ये क्या कहलाएंगे, तो भंडार संसाधन कहलाएंगे। अब आपको क्लियर हो गया। फिर देखो, संचित कोश संसाधन, वैसे संसाधन जो भंडार का ही हिस्सा है और जिनका उपयोग उपलब्ध तकनीकी द्वारा किया जा सकता है। आप देखो, मैंने पहले ही आपको बता दिया कि ये दोनों संसाधन क्या है, आपस में रिलेट करते हैं। जैसे देखो, जिनका उपयोग क्या है, उपलब्ध तकनीक द्वारा किया जा सकता है परंतु जिनका उपयोग अभी तक शुरू नहीं किया गया है। मतलब हम क्या कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया
कि मम्मी क्या करती है, किचन में रखती है। उनका ये है कि हम क्या करें, जब ये वाला राशन खत्म हो जाए तो हम उसका यूज़ करेंगे, लेकिन फिलहाल हम उसका यूज़ नहीं कर रहे हैं। तो वैसे ही संसाधन संचित कोष संसाधन कहलाएंगे। जैसे क्या है, बांधों में जल। हमें पता है कि अगर हम बांध बना दें तो क्या करें, हम जल से अपन बिजली बना सकते हैं और मतलब बहुत काम कर सकते हैं, ठीक है। वन को अगर हम संरक्षित करें तो बहुत काम कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल हम ये सब काम कर नहीं रहे क्योंकि इसके बिना भी क्या हो रहा है, काम चल रहा है हमारा। तो ये बात है। फिर देखो संसाधन के विकास की बात करते हैं, ठीक है। मानव अस्तित्व के लिए संसाधन अत्यंत महत्वपूर्ण है। जो मानव का अस्तित्व होता है हमारे लिए क्या है, जो संसाधन है, वस्तुएं हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आप देखो, आप बिना किसी चीज़ के कैसे रहोगे। आप बस नॉर्मली अभी क्या करो, आप अपने चारों तरफ देखो, आपको बहुत सारी चीज़ें नज़र आएंगी और जो भी नज़र आएंगी ना, ये सारे ही संसाधन है, ठीक है। तो इसके बिना क्या कर सकते हैं, हम अपना जो अस्तित्व है वो ही खो देंगे। तो ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। ऐसा विश्वास किया जाता था कि संसाधन प्रकृति की देन है, इसलिए मानव द्वारा इसका अंधाधुंध उपयोग किया गया और जिसके फलस्वरूप निम्नलिखित मुख्य समस्या पैदा हो गई। आप देखो कि ऐसा माना जाता था कि जो संसाधन है ना, वो प्राकृतिक प्रदत्त है, मतलब प्रकृति ने हमें फ्री ऑफ कॉस्ट दिए। जैसे पानी देखो, आप कोई पैसा लगता है आपको पानी का, नहीं लगता है, बिल्कुल हमें फ्री में मिल रहा है। सनलाइट है, कोई भी पैसा नहीं लग रहा है, बिल्कुल फ्री में मिल रहा है। लेकिन आप देखो, ये जो खनिज संसाधन है, ठीक है, जो खनिज जमीन के अंदर से पेट्रोलियम, सोना, चांदी वगैरह वगैरह जो भी निकल रहा है, प्रकृति क्या करती है, कॉस्ट लेती है इसका, बिल्कुल नहीं लेती है। लेकिन आप देखो कि हम क्या कर रहे हैं ना, इसका अंधाधुंध क्या किए हैं कि उपयोग करने लगे हैं। अब ठीक है कि प्रकृति क्या कर रही है, हमसे कॉस्ट नहीं ले रही है, फिर भी ये क्या मतलब हुआ कि हम पानी वेस्ट कर रहे हैं। जो पेट्रोलियम इतनी मेहनत से बनता है, इतना टाइम में बनता है, हम उसको तुरंत ही मतलब आप देखो कई जगह ऐसा भी हम यूज़ करते हैं जहाँ पे उसके बिना भी काम चल जाएगा। तो ये सब क्या है कि हमारी गलत चीज़ें हैं, जिससे क्या हो गई है ना कि अब समस्या पैदा हो गई है, ठीक है। कुछ व्यक्तियों के लालच व संसाधन का ह्रास हो गया है। जो कुछ व्यक्ति हैं, ठीक है, उनकी लालच से क्या है कि संसाधनों का ह्रास हो गया है। फिर है कि कुछ समाज के कुछ ही लोग के हाथों में संसाधन का संचय है, जिससे समाज के दो हिस्से, संसाधन संपन्न अमीर और संसाधनहीन यानी गरीब के बीच संसाधनों का बंटवारा हो गया है। मतलब आप देखो क्या हुआ है ना कि कुछ लोग, आप देखो यहाँ संसाधन बस छोटी चीज़ों में नहीं लिया गया है, हम बड़े स्तर पे बात कर रहे हैं। जैसे आप देखो कि जो भी संसाधन का संचय है, जैसे आप देखो कि जितना भी ये खाद्यान्न वगैरह है, ठीक है, भारत में, वो किसके हाथ में, कोई पार्टिकुलर एक इंसान के हाथ में तो है वो, ठीक है। अब ऐसा थोड़ी है कि जो राजस्थान में हो गया खान हो गई, या फिर कर्नाटक में जो सोने की खान है वो पूरे कर्नाटक वाले लोगों के लिए, ऐसा तो नहीं है, वो किसी खास पार्टिकुलर व्यक्ति के हाथ में ही सारा स्वामित्व है। तो ऐसे में क्या होता है ना कि देखो समाज में बंटवारा हो गया है। अब जिनके पास ज़्यादा संसाधन उपलब्ध है, ज़्यादा वस्तुएं उपलब्ध है, वो क्या हो गए, अमीर बन गए, और जिनके पास नहीं है वो गरीब बन गए। तो ये क्या किया ना, समाज को दो हिस्से में बांट दी है। फिर क्या है, संसाधनों के अंधाधुंध शोषण से वैश्विक परिस्थितिक संकट पैदा हो गई है, जैसे भूमंडलीय तापमान, ओजोन परत अपक्षय, पर्यावरण प्रदूषण और भूमि निम्नीकरण। आप देखो हम क्या कर रहे हैं, संसाधन का अंधाधुंध शोषण कर रहे हैं। आप देखो हमें पता है कि क्या है, पानी बिल्कुल है हमारे पास, बहुत अच्छी मात्रा में है, तो हम इसका बहुत ज़्यादा यूज़ करें। आप राजस्थान साइड में जाओ, मैंने कल ही न्यूज़ में पढ़ा कि क्या होता है ना, एक घड़े पानी के लिए उनको 100 मिनट लगता है, ठीक है, तब एक घड़ा पानी मिलता है, वो भी उनको 300 किलोमीटर पैदल चल के जाना पड़ता है। तो आप सोचो कि लोग उस पानी के लिए कितना ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। फिर आप बिहार साइड में आओ तो देखो यहाँ कितना मिसयूज होता है वाटर का। तो ये सब क्या है ना कि हमारी गलत चीज़ें हैं और हमें इसको ज़रूर से ज़रूर चेंज करना होगा। और आप तो बच्चे हो, आप खुद में भी ये बदलाव लो, और दोस्तों को, और जो भी आपके जो गांव में रहते हैं, शहर में रहते हैं, जो भी फैमिली फ्रेंड्स, सबको ये कहो कि पानी बर्बाद मत करो। क्योंकि आप सोचो, आपको पानी बर्बाद करने में कोई मेहनत नहीं लगेगा, लेकिन आप वो पानी एक बूंद भी नहीं बना सकते हो। तो जब आप बना नहीं सकते हो तो आपका कोई हक नहीं बनता कि आप क्या करो, उस चीज़ों को नष्ट कर दो। तो ये हमें समझना होगा, ठीक है। मानव जीवन की गुणवत्ता और वैश्विक शांति के लिए समाज का संसाधन का न्याय संगत बंटवारा आवश्यक है। अगर हम विश्व शांति चाहते हैं, ठीक है,
और मानव जीवन की गुणवत्ता चाहते हैं तो हमें क्या करना होगा कि संसाधन का न्याय संगत बंटवारा करना होगा। मतलब आप देखो कि प्रकृति ने क्या किया, कोई भेदभाव करके नहीं दिया, उन्होंने तो हमें भरपूर मात्रा में दी है, लेकिन वो बट कब गया, तो जब मानव क्या किए उसमें हस्तक्षेप करने लगे और जो क्या किए कि कुछ लालच के कारण अपने अंडर ले लिए और बाकी लोगों को गरीब छोड़ दिए। तो हम अगर क्या चाहते हैं ना, विश्व शांति चाहते हैं। आप देखो अगर चाइना डेवलप हो गया ना और बाकी अगर कंट्रीज डेवलप नहीं हुई तो सब मिलके चाइना पे क्या कर देगी, हमला कर देगी। मतलब ऑब्वियस सी बात है कि अगर कोई इंसान अमीर बन जाएगा, ठीक है, और सारा इंसान गरीब बन जाए तो ऐसे में क्या होगा कि विश्व शांति आप नहीं बना सकते हो, युद्ध हो जाएगा। तो हमें क्या करना होगा ना कि संसाधन का इसलिए न्याय संगत बंटवारा करना होगा। संसाधन के सही उपयोग के लिए हमें सतत आर्थिक विकास करने की आवश्यकता है। ये आता है क्वेश्चन कि संसाधन के सही उपयोग के लिए हमें कौन से कदम उठाने चाहिए। तो देख लीजिए, हमें सतत आर्थिक विकास क्या करना चाहिए। अब आप देखो सतत आर्थिक विकास क्या होता है। मतलब तात्पर्य यह है कि ऐसे विकास जो पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए हो और वर्तमान विकास की प्रक्रिया भविष्य की पीढ़ियों की आवश्यकता को उपेक्षा ना करे। मतलब देखो सतत विकास हम ऐसे विकास को कहेंगे ना जिसमें क्या हो, पर्यावरण को कोई नुकसान ना पहुंचे। जैसे जो पेड़ अगर हम ना काटे, ठीक है, अब देखो अगर हम पेड़ काट के घर बना रहे हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इतना ज़्यादा क्या हो रहा है, पॉपुलेशन बढ़ रहा है, तो आपको घर तो बनाना पड़ेगा, तो आप घर बनाओ, ठीक है, पेड़ काट लिए आप घर बना लिए। अब आप ये तो कर सकते हो ना कि घर के छत पे आप वापस से पेड़ लगाओ। तो ये सब क्या करना होगा ना, हमें अपनाना होगा कि पर्यावरण को हम बिना नुकसान पहुंचाए कोई काम कर सके। फिर वर्तमान जो हम विकास कर रहे हैं ना, मतलब ठीक है, आज हम कोई चीज बना रहे हैं तो उसका यूज ना ही सिर्फ हम करें बल्कि जो हमारी आने वाली भविष्य की पीढ़ी है वो भी करे। क्योंकि आप देखो अगर आप सारी चीज़ों का खुद यूज़ कर लोगे तो आपका जो अगला जनरेशन है वो क्या यूज़ करेगा। जैसे आप देखोगे फैमिली में क्या होता है, जो ज़मीन होता है, जो घर में सोना चांदी होता है, पैसा होता है, ये सब रखा जाता है बेटे के लिए, उसके बेटे के लिए, मतलब जनरेशन के लिए रख दिया जाता है सेव करके। तो उसी तरह हमें क्या करना होगा, संसाधनों को भी रखना होगा, वाटर को रखो। नहीं तो आप जिस तरह आज पानी पी रहे हो, हमारे बच्चे जो होंगे, उसके जो बच्चे होंगे, उन लोगों को वही पानी क्या करना होगा, बहुत मुश्किल से खरीद के पीना होगा। उनके पास इतनी आज़ादी नहीं रह पाएगी अगर आप क्या करेंगे, इस तरह मिसयूज़ करेंगे। तो ये सब क्या करना है, हमें अपनाना है। तभी हम क्या कहेंगे कि ऐसे ही विकास को हम सतत विकास कहते हैं, जिसमें जब पर्यावरण को नुकसान पहुंचे और हम विकास भी कर ले। और साथ ही क्या हो कि विकास की जो प्रक्रिया है उसमें ना ही सिर्फ वर्तमान विकास हो बल्कि जो हमारी भविष्य की पीढ़ी है ना उसका भी विकास होगा। हम उसकी आवश्यकता की उपेक्षा ना करें। नहीं तो आपका बच्चा पूछेगा कि पापा आपने सारा पानी खत्म कर दिया, हमारे लिए तो बचा ही नहीं। ठीक है, तो हमें क्या करना है, सेव करना है अपने आगे वाले जनरेशन के लिए। तो ये बात है। फिर देखो संसाधन नियोजन। नियोजन मतलब क्या होता है, प्लानिंग। तो आप क्या करो, किसी चीज़ का प्लानिंग करो। जैसे आपको एग्ज़ाम देना है 10th का, तो अगर आप अभी से नहीं सोचोगे ना, डायरेक्ट एग्ज़ाम वाले वीक में आपको याद आएगा कि अरे मैं तो 10th में हूँ, पढ़ना चाहिए, तो आप कितना भी पढ़ लो आप ज़्यादा से ज़्यादा पास मार्क ला पाओगे, अच्छे मार्क्स तो नहीं लाओगे। वही आप अगर प्लानिंग करो, अभी 6 महीना है, आपके पास इतना सारा बुक है, आपको सारा पता है कि हमें क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, तो अगर आप अभी से प्लानिंग कर लो, रूटीन से पढ़ो, अच्छे से टाइम टेबल बना के, तो क्या होगा कि आप बहुत अच्छे मार्क्स ला पाओगे। तो इसलिए प्लानिंग क्या है, बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे हमें संसाधन का प्लानिंग करना होगा। तो ऐसे में हम क्या कर सकते हैं ना, कुछ चीज़ों को अपना सकते हैं। जैसे यहाँ पे दिया गया है कि संसाधन नियोजन एक जटिल प्रक्रिया है जिसमें निम्नलिखित सोपान है। इसमें हमें क्या क्या करना होगा कि विश्व के विभिन्न प्रदेशों में संसाधनों की पहचान कर उनकी तालिका बनानी चाहिए। जैसे आप देखो बहुत सारी खाने हैं, ठीक है, जो खान होती है वो अलग अलग देशों में अलग अलग चीज़ों के हैं। तो हमें क्या करना होगा ना, पूरे विश्व का एक लिस्ट बनाना होगा कि कहाँ पे कौन सी खान है, उसकी क्या मात्रा है, उसका जो क्षेत्रीय सर्वेक्षण करना होगा और मानचित्र में उसे बताना होगा। ठीक है, अगर आप देख लो, जैसे मैं आपको एक बात, छोटी सी बात समझाती हूँ कि हमें क्या होता है, फैमिली चलानी होती है, ठीक है, घर का राशन चलाना होता है, तो मम्मी आपको एक लिस्ट बना के देती है, ठीक है, कि ये सामान इतना ज़्यादा लाना है। तो ऐसे में आप देखो कि एक बार अगर लिस्ट बन गया ना तो आपको पता हो जाता है कि आपको क्या करना है, कि कितना ज़्यादा खर्च करना है।
तो ऐसे में क्या करता है ना कि आपका सारा महीना उतने ही सामान से खत्म हो जाएगा। लेकिन आप सोचो कि अगर आप महीना का सामान नहीं मंगवाओ, हर दिन क्या करो कि जो आपको चाहिए वो खरीदो, यूज करो, वापस से फिर खरीदो, तो ऐसे में क्या होता है ना कि परेशानी आ जाती है। तो इसलिए हमें क्या करना होगा, एक लिस्ट बनाना होगा और उसकी जो भी मात्रा है, गुणवत्ता है, सबको लिखना होगा, मापन करना होगा। फिर संसाधन विकास योजनाएं लागू करने के लिए उपयुक्त प्रौद्योगिकी, कौशल और संस्थाएं नियोजन ढांचा तैयार करना होगा। फिर जब हमें पता चल गया कि वहाँ पे क्या है, ये संसाधन है, तो हमें प्रौद्योगिकी निर्माण करना होगा। मतलब आप देखो कई सारे ऐसे संसाधन है जो हमें पता, जैसे समुद्र तल के नीचे क्या है, बहुत बड़ी मात्रा में संसाधन उपलब्ध है, लेकिन आप देखो कि वहाँ हमारा टेक्नोलॉजी इतना डेवलप नहीं है कि हम क्या करें, उसके अंदर की जो रहस्य है ना समुद्र के अंदर की, उसे हम देख पाए या समझ पाए। तो हमें क्या करना है कि इसका विकास करना है। देखो समुद्र के अंदर अभी भी इतनी सारी चीजें हैं ना, अगर वो बाहर आ जाए तो क्या होगा ना कि बहुत चीजें आसान हो जाएंगी, लेकिन हमारे पास क्या है, तकनीकी कमी है। तो ये हमें करना होगा, कौशल और संस्थागत नियोजन ढांचा तैयार करना होगा। फिर संसाधन विकास योजनाएं और राष्ट्रीय विकास योजना का समन्वय स्थापित करना होगा। ये पूछता है, ठीक है, ये जो संसाधन नियोजन है ना, ये पूछा जाता है। तो आप यहाँ से एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से, ठीक है, और कॉपी में नोट कर लीजिएगा। समझा तो मैंने पहले ही दिया है। तो देखो संसाधन विकास योजना और राष्ट्रीय विकास योजना में समन्वय स्थापित करना होगा। जो भी संसाधन का विकास हमें करना है और उसके साथ ही जो राष्ट्र का विकास करना है, दोनों का अगर हम कॉम्बिनेशन बैठा देना तो क्या होगा कि हम अच्छे से विकास कर पाएंगे। ठीक है, अब देखो बहुत ज़्यादा भी बाकी है, तो हम क्या करते हैं, आज इतना ही रहने देते हैं। कल ही मैं आपको अपलोड कर दूंगी नेक्स्ट पार्ट इसका। तो आपको अच्छे से पढ़ाई करना है और इसी तरह आप पढ़ते रहो, आप बहुत अच्छे मार्क्स लाओगे। टेक केयर, बाय बाय।